अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज फाइन। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा था। उसमें वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 to 5, इनफैक्ट 6। कंडीशन 5 में हमने ये पढ़ा था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। और उसी में एक एक्सेप्शन बताया था कि जो नो वन है इनडेफिनिट प्रोनाउन, उसका शॉर्ट फॉर्म नन है। तो नो वन तो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन अगर नो वन को हम नन बना दें तो नन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये कंडीशन भी कल हमने एक्सेप्शंस के अंदर डिस्कस कर ली थी, लेकिन आपके सामने लिखी हुई है। एक बार दोबारा से अगर मिस हुई है तो आप देख लीजिए कि नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन है। नो वन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन नन सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि नन के बाद जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा है। अगर नन के बाद कोई सिंगुलर वर्ड आया तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर नन के बाद कोई प्लूरल वर्ड आया तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, नन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। अब नन के बाद इंफॉर्मेशन आ गया, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया, इज अंडरलाइन हुआ है। एंड नन ऑफ योर आंसर्स, आंसर्स प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, आर। आप देख सकते हैं कि वो भी अंडरलाइन हुआ है। तो ये कंडीशन कल की क्लास में हमने डिस्कस कर ली है। कंडीशन नंबर 7 से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 7 में वी हैव टू फ्रेजेस। एक है अ नंबर ऑफ और दूसरा है द नंबर ऑफ। नाउ इफ यू सी, इन दोनों फ्रेजेस के अंदर जो फर्क है वो आर्टिकल का है। एक में ए लगा हुआ है और दूसरे में द लगा हुआ है। अच्छा, नॉर्मली ए इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए और द इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। जैसे आप कहते हैं अ बॉय, तो इससे मुराद है एनी वन बॉय, एक की बात हो रही है। और अगर आप कहते हैं द बॉय या द रिच या द पुअर, तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, लिहाजा यहाँ प्लूरल की बात हो रही है। लेकिन ये जो फ्रेज है अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ का, इसमें मीनिंग उल्टा हो जाता है। जब आप कहते हैं अ नंबर ऑफ, तो इसका माना क्या है? इसका माना है सम। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कुछ, या इंग्लिश में हम कहते हैं अ फ्यू, सम। तो उसके लिए अ नंबर ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैंने कहा सम बॉयज, कुछ लड़के, तो मैं कह सकता हूं अ नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैंने कहा सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, तो मैं कह सकता हूं अ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अ नंबर ऑफ सम के मानों में इस्तेमाल होता है। और द नंबर ऑफ अगर आर्टिकल आप चेंज कर दें तो द नंबर ऑफ इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के मानों में। क्वांटिटी यानी तादाद, और ये सिंगुलर होता है। मैंने कहा लड़कों की तादाद, द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियों की तादाद, द नंबर ऑफ गर्ल्स। सवालों की तादाद, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो द नंबर ऑफ का फ्रेज क्वांटिटी के मानों में इस्तेमाल होता है। अब आप याद रखें कि वैसे ए इस्तेमाल होता है एक के लिए, लेकिन जब वो अ नंबर ऑफ बन जाएगा तो फिर वो सिंगुलर नहीं रहेगा, बल्कि वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू प्लूरल। और द नंबर ऑफ अगर आपने कहा तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इन दोनों फ्रेजेस के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो क्या है। अगर इनके बाद कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए तो भी, और कोई प्लूरल वर्ड आ जाए तो भी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फ्रेजेस को देखना है। अ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड द नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ें
अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में मैंने लफ्ज स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया है। यहां भी प्लूरल फॉर्म में आया स्टूडेंट्स और यहां भी प्लूरल फॉर्म में आया, लेकिन क्यों के पहले सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का फ्रेज आया है जो प्लूरल होता है, तो लिहाजा उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, यानी आर लगेगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। और दूसरे में द नंबर ऑफ का फ्रेज आ गया। हालांकि स्टूडेंट्स का लफ्ज अपनी जगह जू का टू मौजूद है, लेकिन बिकॉज वी हैव यूज्ड द फ्रेज ऑफ द नंबर ऑफ, हमने द नंबर ऑफ का फ्रेज इस्तेमाल किया है और जो सिंगुलर है, तो लिहाजा अब स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां इज आ जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो यू सी कि बाज औकात जिस लफ्ज के बाद वर्ब आता है वो लफ्ज सेम होने के बावजूद आपका चॉइस ऑफ वर्ब अलग हो सकता है। सेंटेंस वन में स्टूडेंट्स के बाद आर आया और सेंटेंस टू में स्टूडेंट्स के बाद इज आया, तो लिहाजा ये फ्रेज याद होना आपको जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, a number of questions। अब देखो यहाँ वर्ड प्लूरल है क्वेश्चंस, लेकिन हम क्वेश्चंस को नहीं देख रहे, हम a number of को देख रहे हैं। a number of प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। a number of questions have been given, right। और अगर मैं लिखता मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब देखो यहां पर भी क्वेश्चंस का वर्ड आ गया, लेकिन फ्रेज कौन सा आया, द नंबर ऑफ, तो इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज्ड, राइट। तो यू सी कि फ्रेज से आपका जो चॉइस ऑफ वर्ब है वो चेंज हो रहा है, अगरचे दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ एज अ सब्जेक्ट वो सेम था। तो बेटा इन दो फ्रेजेस को याद रखें, अ नंबर ऑफ का माना होता है सम और द नंबर ऑफ का माना होता है क्वांटिटी। अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। जी मिनाहिल, आपके सवाल मेरे सामने आएंगे बेटा तो बिल्कुल मैं उनका जवाब दूंगा। आज फर्स्ट क्लास नहीं है बेटे, आज सेकंड क्लास है। और ज्यादा जोर से वानिया, अभी आवाज ठीक है, बेहतर आवाज आ रही है आपको। अक्सा, इज इट क्लियर नाउ? सम स्टूडेंट्स are not able to hear properly because of some problem at their side, स्लो है। जी जैनुल आबिदीन, सवाल करेंगे बेटा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी सवाल ना करें, 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे बीच में, उसमें आप सवाल कीजिएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अरसलान, स्पीड आवाज की स्लो है या किस चीज की स्पीड स्लो है? नेट की स्पीड स्लो आ रही है आपकी तरफ? आई कुडंट गेट यू। क्लियर है, ठीक है, चलें आगे चलते हैं बेटा। आज हम कंडीशंस कंप्लीट करके इसका एक प्रैक्टिस भी करेंगे, इंशाल्लाह असाइनमेंट सॉल्व करेंगे ताकि पता चले कितना समझ में आया है। देखिएगा कंडीशन नंबर 8, ईदर और नीदर नॉर। पास्ट कंजक्शंस जो है बेटा वो सिंगल वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कंडीशन नंबर 2 में एंड एक ही लफ्ज था, या लाइक या विद कंडीशन नंबर 3 के अंदर, ये एक एक लफ्ज हैं। तो बाज औकात कंजक्शन सिंगल वर्ड होता है। फिर हम पढ़ते हैं फ्रेजेस की फॉर्म में, जैसे हमने पढ़ा एज वेल एज, ये एक फ्रेज है, कंजक्शन है फ्रेज की फॉर्म में। या एकम्पनीड बाय, ये भी एक फ्रेज की फॉर्म में है। पास्ट कंजक्शंस ऐसे होते हैं कि जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, राइट। जैसे ईदर या आइदर के साथ और आता है और नीदर या नाइदर के साथ नॉर आता है। अगर आपको कहीं पर भी ईदर नजर आएगा तो उसके साथ दूसरा और होगा, या नीदर नजर आएगा तो उसके साथ दूसरा नॉर होगा। अब कंडीशन क्या है इसको जरा देखिए। इफ आइदर नाइदर is used with or nor, the verb will follow the second subject। कंडीशन ये कह रही है
कि अगर सेंटेंस में आइदर के साथ और आया या नाइदर के साथ नॉर आया, तो जो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा वर्ब उसको फॉलो करेगा। जब भी ये पूरा कॉम्बिनेशन हमें सेंटेंस में नजर आएगा, आइदर और या नाइदर नॉर, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होंगे। एक आइदर या नाइदर के बाद आएगा, दूसरा और या नॉर के बाद आएगा। तो अगर आइदर और नाइदर नॉर दोनों मौजूद हैं, तो वर्ब विल फॉलो द सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। राइट? मिसाल के तौर पे आइदर ही और यू। अब देखो आइदर भी है और भी है, कॉम्बिनेशन पूरा है। सब्जेक्ट वन कौन सा है? ही। और सब्जेक्ट टू कौन सा है? यू। हमें कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करना है? सेकंड को। तो यू के साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए? आर। तो आइदर ही और यू आर एट फॉल्ट। कॉम्बिनेशन पूरा था, हमने सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो किया। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 के अंदर हुआ, नाइदर द कोच नॉर प्लेयर्स। नाइदर भी है नॉर भी है। सब्जेक्ट वन क्या है? द कोच। सब्जेक्ट टू क्या है? प्लेयर्स। तो जब दोनों सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, हम किसको फॉलो करेंगे? सेकंड सब्जेक्ट को। सेकंड सब्जेक्ट प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो हमने लगाया आर। नाइदर द कोच नॉर प्लेयर्स आर विलिंग टू विन। ये कॉम्बिनेशंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इसमें एक तो एरर आ सकती है कि कॉम्बिनेशन ही गलत बना दिया। आइदर के साथ और आता है लेकिन और नहीं लगाया, एंड लगा दिया। या नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉर नहीं लगाया, नॉट लगा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो एक तो कॉम्बिनेशन याद रहे कि आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। और दूसरा, जब ये दोनों साथ मौजूद होंगे तो फिर हम सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए सेंटेंस, नाइदर द चाइल्ड नॉट हिज फादर is going shopping. Neither the child nor his father is going shopping. Now, if you look at the sentence, at a glance, it sounds correct. अगर आप जुमले को पढ़ते हैं तो एक नजर में जुमला आपको सही मालूम होता है, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि नाइदर के साथ नॉट नहीं आ सकता। नाइदर के साथ क्या आना चाहिए था? नॉर आना चाहिए था। तो ये जो नॉट है ये गलत है। इसमें वर्ब की एरर नहीं है, वर्ब तो हमने सही लगाया इज, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो किया, फादर के साथ इज आ गया, ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो यहां पर दो चीजों को जहन में रखना है, कॉम्बिनेशन भी पूरा हो और उसके साथ वर्ब सब्जेक्ट नंबर 2 को फॉलो कर रहा हो। बात समझ में आ गई? उर्दू में आपको मैं बताऊं मदद के लिए थोड़ा सा, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो जिस जुमले के अंदर दो मर्तबा या का लफ्ज आ जाए उसकी ट्रांसलेशन में आइदर और इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। जैसे या तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा दोस्त, दो बार या आ गया, या तुम या तुम्हारा दोस्त, आइदर यू और योर फ्रेंड। दो मर्तबा ना आ जाए तो फिर आप नाइदर नॉर से जुमला ट्रांसलेट करते हैं, ना तुम झूठ बोल रहे हो और ना ही तुम्हारा दोस्त। ये नेगेटिव बन गया, दो मर्तबा ना आया, नाइदर योर फ्रेंड नॉर यू। तो ये ट्रांसलेशन से थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि आइदर और पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा, उर्दू में दो मर्तबा या आएगा, और नाइदर नॉर नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, उर्दू में दो मर्तबा ना आएगा। वर्ब फॉलो करेगा सब्जेक्ट नंबर 2 को। इज दैट क्लियर? कंडीशन नंबर 9, इफ आइदर नाइदर इज यूज्ड विदाउट और नॉर। अब देखो यहां ऊपर हमने क्या पढ़ा था? विद और नॉर। ये नजर आ रहा है? ऊपर लिखा हुआ था विद और नॉर, और यहां कंडीशन 9 में क्या लिखा हुआ है? विदाउट और नॉर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कॉम्बिनेशन हर जुमले में आए, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स वी ब्रेक द कॉम्बिनेशन, दो में से एक आ जाएगा, पूरा पेयर नहीं होगा।
आइदर और का पूरा पेयर नहीं होगा, नाइदर नॉर का पेयर नहीं होगा, बल्कि खाली आइदर होगा या खाली नाइदर होगा। तो अगर आइदर और के बगैर आ गया विदाउट और, या नाइदर नॉर के बगैर आ गया विदाउट नॉर, फिर क्या करेंगे बेटा? द वर्ब विल बी सिंगुलर। तो जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। इफ आइदर नाइदर इज यूज्ड विदाउट और नॉर, the verb will be singular. Now it does not matter what word is being used after these conjunctions. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट में वर्ड आया इन कंजक्शंस के बाद वो क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, वी हैव नो कंसर्न अबाउट दैट। तो लिहाजा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे आइदर ऑफ योर आंसर्स। नाउ कैन यू सी कि सेंटेंस के अंदर आइदर मौजूद है लेकिन और नहीं है। पेयर ब्रेक हो गया, खाली आइदर आया, और नहीं आया। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है आपके पास? योर आंसर्स। अब ये आंसर्स मुझे बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। ठीक है, अभी वर्ब को नहीं देखते हम, खाली सब्जेक्ट को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 के अंदर क्या आया? नाइदर ऑफ द शॉप्स। नाइदर है लेकिन क्या नॉर भी है? नॉर नहीं है, मतलब पेयर ब्रेक हो गया। नाइदर तो है, नॉर नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शॉप्स। शॉप्स क्या है? प्लूरल है। तो इन बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स द सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड इज प्लूरल। दोनों जुमलों में हमारे पास जो सब्जेक्ट आया वो क्या आया? प्लूरल आया। पहला सब्जेक्ट है आंसर्स, प्लूरल। दूसरा है शॉप्स, प्लूरल। बट इफ यू लुक एट द सेंटेंस, तो अगर आप वर्ब को पढ़ेंगे, पूरा जुमला पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आगे जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है। आइदर ऑफ योर आंसर्स इज करेक्ट। आंसर्स इज करेक्ट। आंसर्स के बाद आर नहीं लगाया बेटा, इज लगाया। अब आप देखो, अगर ये कंडीशन हमें मालूम ना हो, विल डेफिनेटली गेट फिक्स। हम इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, इसमें हम फंस जाएंगे, क्योंकि आंसर्स के साथ हमारे हिसाब से तो आर ही आना चाहिए। अगर आंसर्स के साथ वो आपको आर दे देते यहाँ पर, आइदर ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, और कंडीशन हमें मालूम ना होती, तो हमारे जहन में नहीं आ सकता था कि ये आर गलत है। लेकिन जब कंडीशन पढ़ ली हमने, तो हमें समझ में आ गया कि आंसर्स भले प्लूरल हो, लेकिन क्योंकि आइदर अकेला है, विदाउट और है, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर, लिहाजा इज आया। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 में नाइदर ऑफ द शॉप्स सेल्स। ये बात कल हम पढ़ चुके हैं तफसील से कि जब वर्ब के अंदर एस या ई एस या आई ई एस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। सेल प्लूरल है और सेल्स सिंगुलर है। तो अगरचे सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल था शॉप्स, लेकिन हमने उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाया बल्कि सिंगुलर वर्ब लगाया, सेल्स आया। नाइदर ऑफ द शॉप्स सेल्स गुड कॉफी। बात समझ में आई बेटा? तो कंडीशन नंबर 8 और 9 ये आपस में गोया कनेक्टेड हैं। अगर आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, तो हम सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, सिंपल। और अगर आइदर और के बगैर या नाइदर नॉर के बगैर आ जाएगा, तो फिर सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। बात समझ में आ गई आपको? राइट। कंडीशन नंबर 8 और 9 जो है ये आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, आईफोन मैं आपका रिप्लाई करूंगा बेटे, बिल्कुल आईफोन वालों का रिप्लाई करना तो बहुत जरूरी है। तो मुझे जैसे ही आपका सवाल मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। कंडीशन 8 में पार्ट सी में इस कंडीशन 8 के अंदर बेटा असल में हमने जो जो एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल दी है ना सी, उसमें मैंने ये बताया था कि नाइदर का पेयर नॉर के साथ बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर के बजाय वो नॉट दे देंगे, तो ये पेयर भी आपको याद रहे कि सही हो। ऐसा ना हो कि पेयर गलत है, आप खाली वर्ब देख रहे हैं। तो वर्ब में भी गलती हो सकती है, पेयर भी गलत हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, ये भी हो सकता है बेटा। सेल्स जो है बेटा वो सिंगुलर इसलिए है मोहम्मद आशिर, क्योंकि उसमें एस लग गया। तो एक्शन वर्ब्स के अंदर जब एस लग जाता है ना, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे गोज, ई एस लग गया, सिंगुलर है। टीचर्स, ई एस लग गया, सिंगुलर है। रन्स, एस लग गया, सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है? तो वर्ब में जब भी आपको
एस ई एस नजर आएगा तो आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अनमोल, वी हैव 2 hours क्लास इंशाल्लाह। ह्यूज टेंशन में है हम्माद का मसला सुन लें। व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल। अच्छा हम्माद, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको बताऊं, इसको आप नाउन की मदद से याद रखें। देखिए ये बात बचपन में आपने पढ़ी है और बच्चे बच्चे को याद होती है हम्माद, कि नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बस आप वर्ब में इसको उल्टा कर लें, नाउन में एस ई एस लगता है तो नाउन प्लूरल बनता है, जैसे बॉक्स प्लूरल है, वॉचेस प्लूरल है। लेकिन वर्ब में एस ई एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नाउन की मदद से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ बेटा, ये स्पॉटिंग एरर्स के अंदर, ये सेंटेंस करेक्शन के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मा, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन, सो हाउ कैन आई आंसर। कंडीशन 9 के अंदर एमसीक्यू। जी बेटा, अच्छा देखिए जरा कंडीशन 9 के अंदर एक जुमला और देखें, थोड़ा सा अपने मैसेजेस को रोकें, कंडीशन 9 को देखें, मुझे बताएं इसमें क्या गलती है। Either of the three boys has submitted the fee. Either of the three boys. Either बेटा मरियम उसमें एस लगाए क्योंकि वो एक्शन वर्ब है ना, ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी अगर होगा तो सिंगुलर होगा, और एक्शन वर्ब होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। एक्शन वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा। तीसरा सेंटेंस देखो बच्चों, बताओ मुझे इसके अंदर क्या गलती है। आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज सबमिटेड द फी। जी, नो फॉल्ट नहीं, फॉल्ट तो है इसमें, एरर है बेटा, एरर तो है। ओ, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैव ठीक है, इसमें बास बच्चे कह रहे हैं और बास कह रहे हैं कि हैव, हैज गलत है। अच्छा, आ रहे मैसेजेस आ रहे हैं। जी बेटे देखिएगा, मैं आपके मैसेजेस पढ़ने में लग गया था। अब आप देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आया है। आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज सबमिटेड द फी। गुड।
बास बच्चों ने इसका जवाब सही दे दिया है। देखिए इसके अंदर वर्ब का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अंदर जो हैज है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइदर जब भी अकेला इस्तेमाल होगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, तो हैज सिंगुलर है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम इसके अंदर थ्री का है। ये जो थ्री का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ये गलत है। इसलिए कि याद रखें आइदर का माना क्या है, देखो नोट कर लें, इसको याद रखें। जी बेटा सेल सिंगुलर है आयशा, एस जब लग जाएगा वर्ड में तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। आइदर का मतलब क्या है, आइदर का मतलब है ईच वन आउट ऑफ टू, राइट। ईच वन आउट ऑफ टू। यू वेलकम आयशा। आप बात करते हैं दो की तो आप आइदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नाइदर का मतलब क्या है, नाइदर का मतलब है नो वन आउट ऑफ टू। जब आप दो की बात करते हैं तो ही नाइदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अब्दुल रहमान आइदर को इस्तेमाल किया है या नाइदर को इस्तेमाल किया है तो याद रखें बात हो रही है दो की, ना दो से ज्यादा की बात हो सकती है ना दो से कम की बात हो सकती है। तो जब जुमले में मैंने थ्री डाला, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, तो ये जुमला गलत हुआ, ये थ्री की वजह से गलत हुआ, क्योंकि आइदर तीन की बात नहीं करता, दो की बात करता है। ऐसे ही नाइदर के अंदर भी अगर थ्री का वर्ड आ जाएगा या फोर का वर्ड आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा फर्ज कीजिए कि मैं इस जुमले को रीराइट करता हूं, ठीक है, और मैं यहां से थ्री हटा के इसकी जगह टू लगा देता हूं, आइदर ऑफ द टू बॉयज। तो मुझे बताएं क्या ये जुमला सही हो गया, आइदर ऑफ द टू बॉयज। सारा कह रही है नो, तलहा अब्बास कह रहे हैं यस, करेक्ट हो गया। एरम कह रही है करेक्ट है, लाइबा जरका नो, रमला। अच्छा देखिए इसमें मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि जुमला करेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है बेटा, जुमला अभी भी गलत है। और वो गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है क्योंकि आइदर दो के लिए जब इस्तेमाल होता है और ये बात हमें मालूम है, तो फिर दो बोलने की जरूरत क्या है, अलग से टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखो कि आइदर के लिए ना टू आएगा ना थ्री आएगा। अगर आपके पास जुमले में आइदर है या नाइदर है तो आप टू या थ्री या फोर कोई भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन नहीं बेटा, ऑप्शन के अंदर नहीं होगा। अगर ऐसे मिसाल के तौर पे जुमला आ गया आपके पास तो उसमें आपको जो अंडरलाइंड ऑप्शन दिया जाएगा वो गलत दिया जाएगा। यानी ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि आपके पास जब भी टेस्ट के अंदर कोई सवाल आता है तो वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है ना, ऑब्वियसली उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन गलत होगा। तो वो ऑप्शंस के अंदर अगर थ्री लिखा हुआ है तो उसको अंडरलाइन करेंगे, टू लिखा हुआ है तो उसको अंडरलाइन करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आइदर और नाइदर के साथ कोई भी नंबर इस्तेमाल नहीं हो सकता। सबमिटेड कैसे आया, सबमिटेड हैज की वजह से आया। हैव और हैज के साथ बेटा वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फातिमा एक और देख लीजिए मिसाल के तौर पे, सेंटेंस मैंने लिखा नाइदर के साथ, नाइदर ऑफ सम स्टूडेंट्स इज willing to attempt the test. Neither of some students is willing to attempt the test, right? अब यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जी गुड, यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सम का, ये वर्ड गलत है, क्योंकि सम का मतलब तो दो से भी ज्यादा हो गया। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, सम नहीं आ सकता, इसलिए कि नाइदर का मतलब सिर्फ दो है। जब मैं कह रहा हूं नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनों की बात कर रहा हूं, सुनने वाले को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि नाइदर का मतलब दो की बात हो रही है। सो नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखो प्लूरल है, लेकिन आगे वर्ब मैंने क्या लगाया, इज लगाया, क्यों, क्योंकि नाइदर अकेला आया है। तो कंडीशन एक्चुअली क्या है बेटा, कि अगर आइदर के साथ और ना आए या नाइदर के साथ नॉर ना आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो।
आइदर यू और आई एम करेक्ट होगा। हाँ बेटा, अगर आइदर के साथ और है तो फिर तो हम सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे ना। जवेरिया, तो आई के साथ एम आपने ठीक लगाया है। प्रशांत बेटा, कंडीशन नंबर 9 की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने इसमें यह बताया कि आइदर का कॉम्बिनेशन और के साथ बनता है, नाइदर का नॉर के साथ बनता है। लेकिन कभी कभी ये कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है, और या नॉर नहीं आता, खाली आइदर या नाइदर आता है। तो अगर आइदर नाइदर अकेला होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। अभी असाइनमेंट हम करेंगे इंशाल्लाह वर्कशीट, तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा। राइट। कंडीशन नंबर 10 देखिएगा, बहुत सिंपल कंडीशन है, और उसके बाद इसी से जुड़ी एक और एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ी एक और एक्सप्लेनेशन आ रही है इसमें। तलहा अब्बास कह रहे हैं क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे इस सब में। क्वांटिटी की बात तो हो रही है ना तलहा, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि दो की बात हो रही है। यानी जब भी आप आइदर नाइदर बोल रहे हैं तो उसमें दो की बात हो रही है, तो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडंडेंसी। ये हमारा टॉपिक है, आगे आ रहा है। यानी एक लफ्ज को गैर जरूरी तौर पर आप एडिशनली सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, उसको रिडंडेंसी कहते हैं। आगे आएगा इंशाल्लाह तो समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, आंसर शो हो रहा है जी, बिल्कुल आपके मैसेजेस शो हो रहे हैं। बिलाल बेटा, मुझे अभी नजर नहीं आया सो बिलाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ह्यूज, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस बीच में स्किप हो रहे हैं, एंड आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो जो बिल्कुल सामने क्लिक कर जाता है उसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। बाकी मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, आपके कमेंट्स या आपके सवालात अगर मुझसे मिस हो रहे हैं तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी to answer each and every comment in the chat box because hundreds of comments and questions I can see coming in the box। एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा दें, बट अभी हम करेंगे ना वर्कशीट इंशाल्लाह, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाइदर वाला रिपीट कर दूं, नाइदर के साथ नॉर आता है बेटा, बस ये बताया था मैंने कि नाइदर नेगेटिव सेंटेंस बनाता है और नाइदर के साथ नॉर आता है। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन अगर करेगा तो दो सेंटेंसेस का मतलब ये हो गया बेटे कि उसमें दो वर्ब्स होंगे, तो दोनों वर्ब्स को फिर अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। बच्चे ने सवाल किया है कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट्स के बजाय दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, तो फिर उसमें हम हर सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग देखेंगे। देखो, जब तुम कह रहे हो ना सेंटेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो सब्जेक्ट्स भी होंगे और दो वर्ब्स भी होंगे, तो हर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो एक दूसरे को कंटिन्यू करेगा। क्लास बेटा चलेगी 11:30 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक मिनट में जरा ये लंबा चौड़ा मैसेज है इसको पढ़ लूं। मुजम्मिल आरिफ कह रहे हैं जैसे ईदर नीदर में आंसर के साथ इज आया है, ऐसे ही नन ऑफ द आंसर्स के साथ भी तो इस आना चाहिए। नहीं बेटा, नन की कंडीशन अलग है ना मुजम्मिल, नन की कंडीशन अलग है, आइदर नाइदर की और नॉर की कंडीशन अलग है। हाँ देखो, हर हर कंडीशन को अलग अलग रखना है बेटा। कंडीशन 9, अनिल, कंडीशन 9 के अंदर हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, आइदर और नाइदर नॉर को, वो अलग है। और उससे पहले हमने नन को डिस्कस किया था, वो अलग है। अब अगर आप एक कंडीशन पर दूसरी को रख के समझना चाहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेंटेंसेस दो कैसे बनेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये देख लीजिए, आइदर ही comes early or the teacher does not allow him to attend the class। देखिए, ये दो सेंटेंसेस हो गए आइदर और के साथ। जो बच्चे कह रहे थे कि आइदर और या नाइदर नॉर के साथ दो सेंटेंस कैसे आएंगे, तो आप देखिए दो सेंटेंस आ गए। राइट। आइदर ही कम्स अर्ली, अब इसका सब्जेक्ट और वर्ब अलग है, ही कम्स, राइट, और का सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अलग है, द टीचर डज नॉट। दोनों को हमने अलग अलग डिस्कस कर लिया। प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा, फिर सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे,
और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे। ई कैट का सिलेबस बता दे, वो 150 मैसेज आपने कर दिए बेटा एक साथ, माशाल्लाह कॉपी पेस्ट किया है आपने। ई कैट के सिलेबस के अंदर बेटा हमारे पास वोकैबुलरी है, जिसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है जिसके अंदर स्पॉटिंग एरर्स होती है, सेंटेंस कंप्लीशन है उसके अंदर आपको सही वर्ड्स के साथ सेंटेंस को फिल करना होता है, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज एक आपको दिया जाता है। ये सारा का सारा सिलेबस जो है ये 4 किताबों से आमतौर पे सोर्स किया जाता है। देखिए ये बात सारे बच्चे सुन ले, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फास्ट हो, नस्ट हो, एनडी हो, आईबीए हो, जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनमें इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो सोर्स किया जाता है 4 किताबों से। जी गीता, जो कुछ हम आज पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फोल्डर 2.0 के अंदर मिल जाएगा। तो जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेटा वो सोर्स किया जाता है आमतौर पे 4 किताबों से। उसमें जीआरई की किताब है, ये एक इंटरनेशनल टेस्ट होता है। जी मैट है, ये भी एक टेस्ट है। सेट है, एसएटी, ये भी एक टेस्ट होता है। और टोफल है, जिसको आप टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, एक जमाने में ये बड़ा पॉपुलर था, बरतानिया वगैरह जाने के लिए लोग देते थे। अब दुनिया में आइल्स दिया जाता है ज्यादातर ममालिक में, अमेरिका वगैरह में खास तौर पे। तो ये 4 टेस्ट हैं बड़े बड़े, जी जीआरई, जी मैट, सेट एंड टोफिल। इन चारों टेस्ट की जो किताब है वो किताब जिन टॉपिक्स को कवर करती है उन टॉपिक्स से मिला करके एप्टीट्यूड टेस्ट का पोर्शन बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में जो इंग्लिश है वो एज लैंग्वेज आती है, एज सब्जेक्ट नहीं आती है। तो अगर हम ये मेक श्योर कर ले कि हमें इन चारों किताबों के कंटेंट्स के ऊपर किसी हद तक कमांड हासिल है तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट आराम से निकल सकता है। ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर उन तमाम मेजर टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो इन चारों टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो लिहाजा अगर आप ये सिलेबस कवर कर ले तो ना सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट बल्कि ये चारों टेस्ट भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यस, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरीज। हर यूनिवर्सिटी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी करेगा। किसी का बहुत टफ आएगा, आईबीए का बहुत टफ होता है, नस का टफ होता है, लेकिन बास का आसान होगा, एनडी का कंपैरेटिवली आसान होता है, डाउ का, एसएमसी का, जेएसएमयू वगैरह का आसान होता है, लेकिन सिलेबस कोर जो है वो सेम रहता है। तो लिहाजा अब ये सवाल करके अपने आप को परेशान ना करें कि क्या इसमें फला यूनिवर्सिटी कवर हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक जनरल सिलेबस है जो तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश को कवर करता है। आई होप दैट आंसर्स ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। चले बेटा आ जाइए कंडीशन नंबर 10 के ऊपर। कंडीशन नंबर 10 है द नेम्स ऑफ बुक्स, magazines, newspapers, subjects and languages are always singular। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं अल्फाज, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, मैंने इनको बोल्ड भी कर दिया। बेटा अपने मैसेजेस को जरा रोक लेंगे इंशाल्लाह तो आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। जीवन जिला वो भी शामिल है बेटा, वो यूनिवर्सिटी भी शामिल है। ये जो तमाम वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इन तमाम वर्ड्स के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। जी बेटा डस सिंगुलर है मेरे बच्चे, जब भी वर्ब में एस ईएस लग जाएगा किसी भी वर्ब में तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो आपने डू में ईएस लगाया तो वो डस बना ना, तो डस सिंगुलर हो गया। The names of books, magazines, newspapers, subjects and languages are always singular। इन तमाम चीजों के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। जी अब्दुल रहमान सही कह रहे हैं आप बेटा। अब ये सवाल जब आते हैं तो जाहिर है कि उनको आंसर भी तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा, लेकिन ये एक दो चीजें होती हैं जिसमें जरा ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, पर आगे इंशाल्लाह मसला नहीं होता। आप मेरे ख्याल में पिछली क्लासेस के अंदर भी हैं तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटीरियर डिजाइन्स। अब ये इंटीरियर डिजाइन्स क्या है बेटा, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, राइट। इंटीरियर डिजाइन्स जो है ये सब्जेक्ट है, अगरचे इसके अंदर एस लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद ये सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि किताबों के नाम
अखबारों के नाम, रिसालों के नाम और तमाम सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं, चाहे उसमें आप एस या ई एस लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीरियर डिजाइन्स के अंदर अगरचे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, इज आएगा। इंटीरियर डिजाइन्स इज ऑफर्ड, राइट। इसी तरह से रूट्स, अब देखो यहाँ पे रूट्स का वर्ड आया, इसमें भी एस लगा हुआ है, प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद जो वर्ब आया वो क्या आया? वो सिंगुलर आया। क्यों? क्योंकि एक किताब का नाम है। रूट्स इज द बुक अबाउट द ब्लैक पीपल। रूट्स एक किताब है जो ब्लैक पीपल के, यानी अमेरिका में जो नेग्रोज रहते हैं उनके बारे में लिखी गई है। तो इन अल्फाज को याद रखें कि किताबों के, मैगजीन्स के, अखबारों के सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस के नाम हमेशा हमेशा सिंगुलर होंगे, चाहे उनके साथ एस और ई एस लगा हुआ हो। अब देखिए, इन कंडीशंस को अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए आगे बात को समझना आसान हो जाएगा। आई होप कि ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं। 10 कंडीशंस हमने जो मेजर कोर कंडीशंस थी उनके ऊपर बात की है। अब इससे जुड़ी एक और एक्सप्लेनेशन है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक और चीज है जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, तो एंटीसीडेंट का मतलब है बिफोर। एंटीसीडेंट का माना होता है बिफोर। अब ये एंटीसीडेंट होता क्या है? ये एरर भी बहुत ज्यादा कॉमन है प्रोनाउन एंटीसीडेंट की, और वर्ब के अंदर भी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है इसको देखिएगा। हु, विच, दैट, ये तीन अल्फाज हैं। हु, विच, दैट आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस एंड आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये तीन अल्फाज बेटा, हु, विच और दैट, अगर सेंटेंस के मिडल में आए तो इनको क्या कहा जाता है? इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हु, विच और दैट, ये तीन वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कब? जब ये सेंटेंस के मिडल में आते हैं। देखिए, मिडल ऑफ अ सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इमीडिएटली बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन देयर इज ऑलवेज अ नाउन। जब आपके पास कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो उससे पहले आपके पास एक नाउन भी जरूर आएगा। हु, विच और दैट सेंटेंस के मिडिल में आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज तो होगा। तो इनसे पहले जो लफ्ज आता है वो हमेशा क्या होता है? वो नाउन होता है। दिस नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और उस नाउन का नाम एंटीसीडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? बिफोर है। तो क्योंकि ये नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से बिफोर आता है, पहले आता है, इसीलिए इसका नाम एंटीसीडेंट रखा गया है। तो तीन बातें हो गई। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, विच, दैट। जब ये सेंटेंस के मिडल में आएंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, राइट। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले क्या होगा? हमेशा एक नाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले आने वाला लफ्ज हमेशा एक नाउन होगा। और तीसरी बात, इस नाउन का नाम क्या है? इस नाउन का नाम है एंटीसीडेंट। अब चौथी और आखिरी बात यह है कि द वर्ब फॉलोज द एंटीसीडेंट। जब आपके पास एंटीसीडेंट आ जाए तो फिर वर्ब एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता। देखो, अब तक हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट और वर्ब का कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। टॉपिक का नाम ही क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बिल्कुल हट के बात आपके सामने आ गई कि सेंटेंस के अंदर अगर एंटीसीडेंट मौजूद हो तो फिर वर्ब एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा, सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? मैं इसको एक बार दोहरा देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? हु, विच एंड दैट। कब? जब ये सेंटेंस के मिडिल में हो। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आता है? नाउन आता है। उस नाउन का नाम क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। और जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट आ जाए तो फिर वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता बल्कि एंटीसीडेंट को फॉलो करता है।
ये चार बातें समझ में आ गई। अब जरा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे सेंटेंस नंबर 1 देखो। सेंटेंस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सज्जाद अली सिंग और सिंग्स ब्यूटीफुली। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट नहीं आया है, तो हम सिंपल सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। सज्जाद अली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, यानी सिंग्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, सिंग्स। ये क्या है बेटा? सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है। तो सज्जाद अली सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, ये पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस था। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए। सज्जाद अली इज वन ऑफ दो सिंगर्स हु। नाउ कैन यू सी हु इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस के मिडल में आपको हु नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखें क्या है? सिंगर्स नाउन है। इस नाउन का नाम क्या है? एंटीसीडेंट है। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स इन अ सेंटेंस। हमारे पास जुमले में दो चीजें आ गई, एक सब्जेक्ट आ गया सज्जाद अली, और एक एंटीसीडेंट आ गया सिंगर्स। सब्जेक्ट भी आ गया और एंटीसीडेंट भी आ गया। जब आपके पास दोनों चीजें आ जाएं तो फिर आप किसको फॉलो करेंगे? एंटीसीडेंट को फॉलो करेंगे। और एंटीसीडेंट सिंगर्स है, प्लूरल है, लिहाजा वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिंग लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मॉरिस माइनर, राइट? मॉरिस माइनर गाड़ी का नाम है। मॉरिस माइनर is one of those cars that were manufactured in early 19th century, right? अब देखें यहाँ पे आपके पास जो लफ्ज आया वो क्या आया? मॉरिस माइनर। ये क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट है, राइट? और ये सिंगुलर है। सेंटेंस के बीच में आपको दैट नजर आ रहा है, ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले जो कार्ड्स आया ये नाउन है, और इस नाउन का नाम क्या है? एंटीसीडेंट है। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, एंटीसीडेंट कार्ड्स, और सब्जेक्ट मॉरिस माइनर। दो चीजें हमारे पास आ गई। सब्जेक्ट सिंगुलर है मॉरिस माइनर, और एंटीसीडेंट प्लूरल है कार्ड्स। हम किसको फॉलो करेंगे? हम कार्ड्स को फॉलो करेंगे। तो कार्ड्स प्लूरल था, लिहाजा वर्ब क्या आया? वर्ब प्लूरल आया, दैट वर मैन्युफैक्चर्ड। मॉरिस माइनर के साथ हमने वर्ब चूज नहीं किया, बल्कि कार्ड्स के साथ हमने वर्ब चूज किया है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? एक और इसमें सेंटेंस देखिए जो एक्सेप्शंस में आ जाता है। देखें यहाँ लिखा हुआ है, सज्जाद अली इज दी ओनली ऑफ दो सिंगर्स हु सिंग्स ब्यूटीफुली। सेंटेंस के अंदर हु मौजूद है। ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले सिंगर्स, ये नाउन आ गया। ये नाउन क्या है? एंटीसीडेंट है, राइट? हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वही है सज्जाद अली, राइट? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंटीसीडेंट सिंगर्स प्लूरल है। लेकिन सेंटेंस में एक और चीज आ गई जिसको मैंने बोल्ड लिखा हुआ है, और वो है दी ओनली। जब आपके पास दी ओनली आ जाए तो फिर ना आप सब्जेक्ट को देखते हैं, ना एंटीसीडेंट को देखते हैं, बल्कि दी ओनली के साथ वर्ब चूज किया जाता है, और दी ओनली हमेशा सिंगुलर होता है। तो लिहाजा वर्ब सिंगुलर आएगा। मैंने यहाँ सिंग्स लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रही है बात? तीन बातें हो गई। वर्ब बेसिकली किसको फॉलो करता है? सब्जेक्ट को। लेकिन अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट आ जाए तो फिर वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता, एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। लेकिन अगर सेंटेंस में दी ओनली आ जाए तो फिर वर्ब ना सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ना एंटीसीडेंट को फॉलो करता है, बल्कि दी ओनली को फॉलो करता है। और दी ओनली हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये देखें, एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन आ जाता है, और इसी वजह से फिर इसमें सेंटेंस को समझना और मिस्टेक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन तमाम बातों को जाहिर है कि आपको याद करना और रखना पड़ेगा।
इसके साथ बेटा हमारा जो पहला टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो यहाँ आकर के मुकम्मल हो जाता है। चैट डिसेबल कर दी? नहीं बेटा, चैट डिसेबल नहीं किया है, चैट चल रहा है, लेकिन मैंने चैट देखी नहीं है, कंडीशंस कंप्लीट कर रहा था। सुहाने, एंटीसीडेंट का मतलब बिफोर होता है। जी बेटा बिल्कुल, 10 मिनट का जो है वो हम ब्रेक ले रहे हैं, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम इसका जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस दौरान अपने सवाल पुट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर कर दूं। 10 मिनट के बाद हम इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, वर्कशीट सॉल्व करके पता चलेगा कितना आपको समझ में आया है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। राइट, चले बेटे, अब ये जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, एक तो ये बात और समझ लीजिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कॉन्कर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम बास किताबों के अंदर कॉन्कर्ड दिया हुआ है। कॉन्कर्ड का मतलब भी एग्रीमेंट होता है। अगर आप इसका मीनिंग चेक करें डिक्शनरी के अंदर, तो कॉन्कर्ड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है। तो अगर आपको कॉन्कर्ड लिखा हुआ नजर आए, तो आप समझ जाइए कि ये वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक असेसमेंट टेस्ट है आपके सामने, इसको हम साथ हाथ के हाथ सॉल्व करेंगे, और आपने अपने आंसर्स को मार्क करना है। मैं आपके आंसर्स को देखता भी जाऊंगा, ताकि पता चले कितनों का जवाब सही है और कितनों का गलत है। अगर आपने इसके अंदर 70-80% स्कोर कर लिया, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस खाली कंडीशंस को याद करना बाकी है। ठीक है बेटे, चले देखें नंबर 1। I've had a quiet week which is was were certainly needed for me. कौन सा वर्ब आएगा? I've had a quiet week. अच्छा, सेंटेंस जब भी आप पढ़ें तो आइसोलेशन के अंदर ना पढ़ें बेटा, उसका जो सियाको सबाक है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी देखें। शुरू में लिखा हुआ है I've had, यानी I have had, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। I have had, and present perfect talks about past. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट की बात करता है, तो जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो इस तो नहीं आ सकता। अच्छा, आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, विच आ गया। ये विच क्या है? सेंटेंस के मिडिल में आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु विच दैट अभी पढ़ा ना हमने, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच से पहले देखें क्या है, वीक। ये वीक नाउन है और इसका नाम एंटीसीडेंट है। तो वीक के साथ अगर हमें वर्ब चूज करना हो, तो कौन सा आएगा? वर्ब तो नहीं आ सकता, और इज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो एक बाकी बचा, वो है वॉस, विच वॉस। जी हाँ, I've had a quiet week which was certainly needed for me. तो पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको पहले समझना होगा। अगर आपने इज लगाया, तो इसका मतलब सेंटेंस का पहला पार्ट आपने ओवरसाइट किया है। नंबर 2, Mandy's friends intends or intended to spend their vacations at homes. जी, सिंपल है। मैंडीज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, मैंडीज फ्रेंड्स, और ज़ाहिर है फ्रेंड्स का वर्ड क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होगा? जब उसमें एस और ईएस ना हो, तो इसका मतलब इंटेंड हमारा सही जवाब है। मैंडीज फ्रेंड्स इंटेंड टू स्पेंड देयर वेकेशंस एट होम। जिन बच्चों ने इंटेंडेड कहा, याद रखें इंटेंडेड जो है ये पास्ट है, ठीक है, इंटेंड का सेकंड फॉर्म है इंटेंडेड। अगर आप इंटेंडेड लिखते हैं तो इसका मतलब पास्ट हो गया, और पास्ट के लिए किसी टाइम फ्रेम का होना जरूरी है। सेंटेंस के अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं है। देखिए टेंसेस में ना डेफिनेशंस का याद होना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट बात करता है किसी ऐसे काम के बारे में जो माजी में हुआ और उसका वक्त हमें मालूम है। इट टॉक्स अबाउट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। तो यहाँ आपके पास अगर डेफिनेट टाइम नहीं है सेंटेंस में, तो आप पास इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इंटेंडेड गलत है। नंबर 3, अ चाइल्ड हु लिव्स विद क्रिटिसिज्म लर्न लर्न्स ईएस के साथ एंड लर्न्स टू कंडेम। अभी तो खुद कंप्यूटर ने ही इसको अंडरलाइन कर दिया, वो कह रहा है कि भाई ये गलत है, सेकंड वाला। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। सब्जेक्ट क्या है बेटा? चाइल्ड, सिंगुलर है। एक सेंटेंस के अंदर
अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ 10 वर्ब्स भी हों, यानी सब्जेक्ट सेम हो और उसके साथ 10 अलग अलग वर्ब्स आ जाएं, तो वो सब के सब एक ही फॉर्म में होंगे। अब यहां चाइल्ड के साथ पहला वर्ब कौन सा आया? लिव्स। ठीक है, लिव्स क्या है? सिंगुलर है। तो जब पहला वर्ब सिंगुलर आ गया तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए ना। तो लर्न्स होगा, LEARNS। अ चाइल्ड लर्न्स, लिव्स एंड लर्न्स दोनों सिंगुलर है। अ चाइल्ड हु लिव्स विद क्रिटिसिज्म लर्न्स टू कंडेम, यानी ऐसा बच्चा कि जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, एतराजात होते हैं, तो वो आमतौर पे कंडेम करना सीखता है, अप्रिशिएट करना नहीं सीखता है। मानूर चाइल्ड सब्जेक्ट है ना बेटा, सिंगुलर है, तो लिहाजा उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। लर्न में एस लगेगा तो वो सिंगुलर होगा ना, लर्न में एस लगा तो वो सिंगुलर हुआ। LEARN लर्न असदुल्ला गलत हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है। अगर आपने वर्ब में एस नहीं लगाया तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना, तो लिहाजा लर्न नहीं आ सकता, लर्न्स आना चाहिए। अ चाइल्ड हु लिव्स लर्न्स, राइट। पोजीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर पोजीशन शो करेंगे तो उसके लिए फिर आपको अलग वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंडेम का माना सुमैया मजम्मत करना होता है, किसी की मजम्मत करना, उसके अंदर कोई फी निकालना, बुराई निकालना। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस गिव, गिव्स और गेव मी प्लेजर। जी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, अच्छा सॉरी, नंबर 4 रह गया, आई एम सॉरी। एवरीथिंग इन लव एंड वॉर। अब देखो सब्जेक्ट आ गया एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, याद है ना? एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो वह भी सिंगुलर होगा, इज आएगा। आपने आमतौर पे ये जुमला ऐसे सुना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसको हमने रिफ्रेज किया, एवरीथिंग इन लव एंड वॉर इज फेयर। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई इजाफी फ्रेज डालकर उनका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एवरीथिंग के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, मुझे ये बताएं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? स्टडी सब्जेक्ट है या लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है? यस, गुड। दोनों नहीं हो सकते बेटा, एक होगा। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? यस, स्टडी है। याद रखें, जब भी आपको डाउट हो दो अल्फाज पर कि उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ये प्रेपोजिशन देखें। ये प्रेपोजिशंस, उसमें से एक ऑफ है, मैं आगे लिख देता हूं, और ऑफ, इन, एट, अबाउट, बाय। ये प्रेपोजिशंस तलाश करें। ऑफ, इन, एट, अबाउट, बाय, इनसे पहले जो वर्ड होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस के अंदर दो अल्फाज आ जाए और आपको दोनों सब्जेक्ट लग रहे हो, तो दोनों तो नहीं हो सकते, जाहिर है एक होगा। तो कौन सा वाला होगा? जो इन प्रेपोजिशन से पहले आएगा। ऑफ, इन, एट, अबाउट, बाय, इनसे पहले जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट क्या है? स्टडी है, लैंग्वेजेस नहीं है। और जब स्टडी सब्जेक्ट है तो जाहिर है स्टडी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो गिव्स आ जाएगा। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस गिव्स मी प्लेजर। नंबर 6, नाइदर पाकिस्तान गवर्नमेंट नॉर इट्स पीपल। अब देखो नाइदर आया, ठीक है, और उसके साथ आगे नॉर भी आ गया। नाइदर नॉर, कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। हम किस सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे? सेकंड को। सेकंड सब्जेक्ट है पीपल। पीपल प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, इनकरेज आएगा। नाइदर पाकिस्तान गवर्नमेंट नॉर इट्स पीपल इनकरेज टेररिज्म। ना पाकिस्तान की हुकूमत और ना ही पाकिस्तान के लोग टेररिज्म को इनकरेज करते हैं, यानी हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा यहाँ सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो किया, पीपल। पीपल के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, कंडेम, इनकरेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। पीपल का सिंगुलर पर्सन होता है बेटा फातिमा, पर्सन सिंगुलर है, उसका प्लूरल पीपल है। जी जैनब, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। There is an extra part to confuse the students.
स्किप इट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, अगर कोई बीच में पार्ट इजाफी है उसको निकालने के बाद भी आपको बात समझ में आ रही है, जुमला मुकम्मल हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्शन है, उसको आप निकाल सकते हैं। नंबर 7, द केक्स दैट माई मदर ब्रिंग्स मी एवरी डे, एम एज आर। बेटा ब्रेक दी तो थी 10 मिनट की ये भी। The cakes that my mother brings me every day, am, is, are delicious enough. जी, सब्जेक्ट क्या है? The cakes, right? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। The cakes that my mother brings me every day are delicious enough. आ रहेगा बेटा जी। T, which, am is are। अब देखो टी सब्जेक्ट भी है और एंटीसीडेंट भी है, क्योंकि विच से पहले आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट एक ही लफ्ज होता है, तो सेंटेंस के शुरू में टी आया, सब्जेक्ट है, और इसके फौरन बाद विच आ गया, तो जाहिर है कि विच से पहले जो वर्ड आता है वो एंटीसीडेंट होता है। तो टी सब्जेक्ट भी है, एंटीसीडेंट भी है, तो लिहाजा मसला हल हो गया। सिंगुलर है, वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। टी विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेवरेट ड्रिंक्स। अब ये जो पार्ट है ना, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेवरेट ड्रिंक्स, ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन है, असल बात आगे है। जी हाँ, इज हार्मफुल, ये बात बता रहे हैं कि टी इज हार्मफुल इफ इट इज, इट सिंगुलर है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो टी इज हार्मफुल इफ इट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। टी इज हार्मफुल इफ इट इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। ये बीच में जो फ्रेज आया विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेवरेट ड्रिंक्स, ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पे आया था। ठीक है बेटा, मैसेजेस तो सबके शो हो रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ वो ऊपर निकल जाते हैं। जिस तरह से चीजों की कीमतें पकड़ में नहीं आ रही हैं, इस तरह से आप लोगों के मैसेजेस भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। एक एक वक्त में 150 मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अकेला बंदा कैसे हैंडल करूं? कोशिश कर रहा हूँ बहरहाल। हाँ, तीनों में एज आएगा बेटा, आर नहीं आएगा किसी में भी। नंबर 7 के अंदर बेटा सब्जेक्ट केक्स था ना, केक्स प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, द केक्स आर। अब देखो दैट माय मदर ब्रिंग्स मी एवरी डे, ये भी क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। दैट माय मदर ब्रिंग्स मी एवरी डे, ये अगर आप ना भी बोलते तब भी जुमला मुकम्मल हो जाता ना। द केक्स आर डिलीशियस इनफ, दैट माय मदर ब्रिंग्स मी एवरी डे, ये इजाफी बात है जो बीच में डाली गई है, राइट। अच्छा भाई, ये कोई खातून है, इन्होंने एक ही मैसेज काफी दफा किया है, मैं जरा पढ़ लूं। लास्ट कंडीशन में लैंग्वेजेस वर्ड को भी तो देखा था, तो व्हाई डिडंट वी कंसीडर इट इन क्वेश्चन 5? लास्ट नहीं, लैंग्वेजेस का नाम बेटा, मैंने वर्ड लैंग्वेज नहीं कहा था। हाँ, मैंने मिनाहिल वर्ड लैंग्वेज नहीं कहा था, मैंने कहा था लैंग्वेजेस के नाम, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, ये नाम है ना, ये नाम सिंगुलर है। लेकिन जो वर्ड है, लैंग्वेज का वर्ड है, वो अपनी जगह पे सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। अगर लैंग्वेज है तो सिंगुलर है, लैंग्वेजेस है तो प्लूरल है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सेंटेंस 5 में एक्चुअली लैंग्वेजेस है ही नहीं, हम तो स्टडी को फॉलो कर रहे हैं ना। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस में स्टडी सब्जेक्ट है, तो स्टडी के हिसाब से वर्ब आया है। जी बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए सैनब। अगला नंबर 9, द डॉन, द न्यूज एंड द खलीज टाइम्स। अब देखो ये अखबारात के नाम है। हाँ बेटा, पीपल हमेशा प्लूरल होता है। देखो पीपल का कोई प्लूरल नहीं होता, लेकिन अगर आपने कहीं पीपल्स पढ़ा है तो वो एक अलग लफ्ज है। पीपल्स का माना नेशंस होता है, यानी अगर कहीं पे आप पढ़ते हैं द पीपल्स, तो ये एक्चुअली पीपल का प्लूरल नहीं है, पीपल तो खुद प्लूरल है, लोग। अगर आप पीपल्स कहेंगे तो उसका मतलब नेशंस है। जैसे आप कहते हैं पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, अभी 4 अलग अलग नेशंस की बात हुई, तो इसलिए पीपल्स का वर्ड आ गया। तो पीपल अलग लफ्ज है और पीपल्स अलग लफ्ज है। हाँ बेटा, टेंसेस पढ़ा देंगे अलग से किसी क्लास में इंशाल्लाह। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बेटे?
कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है ये जरा मैं देखूं। अच्छा, आंसर बता रहे हैं आप। अरे पहले 9 तो देख लो ना, सवाल का जवाब मैं दे रहा था। सेंटेंस नंबर 9 आर, जी हाँ, द डॉन, द न्यूज एंड द खलीज टाइम्स। अब ये 3 अखबारों के नाम आ गए, लेकिन इनको कनेक्ट किसने किया? एंड ने किया। अच्छा, कल ये सवाल किसी बच्चे ने किया था कि सर अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट हो तो ये आपके सामने जवाब आ गया कि अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट होंगे तो जो एंड है वो आखिरी 2 सब्जेक्ट के बीच में आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं द न्यूज एंड द खलीज टाइम्स, इन 2 के बीच में एंड आया है। तो एंड आने के बाद जाहिर है कि वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, माई आइडिया, सब्जेक्ट है माई आइडिया, और आइडिया क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो आगे वाला कॉन्फ्लिक्ट्स है ई एस वाला, ये जाहिर है कि स्पेलिंग एरर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड लाइन हुआ हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट्स में खाली एस आएगा, ई एस नहीं आएगा। 11, द सॉन्ग दैट वाज चोजन फ्रॉम 15 एंट्रीज। अब आप देखिए इसके अंदर ये डिस्ट्रैक्शन है, दैट वाज चोजन फ्रॉम 15 एंट्रीज। ये अगर आप ना भी बोलते तब भी आपका जुमला मुकम्मल हो जाना था। सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? द सॉन्ग, राइट, सब्जेक्ट है द सॉन्ग, और सॉन्ग जाहिर है सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि दैट वाज चोजन से ये पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है, राइट, दैट वॉज चोजन, पास्ट की बात हो रही है, तो लिहाजा अब जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर तो होगा लेकिन पास्ट में भी होना चाहिए। उमर, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं बेटा, सेंटेंस में जिस चीज की बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। 11:30 बजे क्लास ऑफ होगी, 11:30 बजे। लास्ट नाइट से भी पास का पता चला, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, शाबाश। आखिर में लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। नंबर 12, मार्शा accompanied by her 2 brothers। अब देखो यहाँ कंडीशन नंबर 3 आई है। मार्शा सब्जेक्ट नंबर 1, हर 2 ब्रदर सब्जेक्ट नंबर 2। कनेक्ट किसने किया? accompanied by। मैंने बताया था कि जब accompanied by कनेक्ट करेगा तो वर्ब किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट नंबर 1 को। तो सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? मार्शा। मार्शा सिंगुलर है तो वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। मार्शा के साथ एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, इज आएगा। is well received at the show. Marsha is well received at the show, accompanied by her 2 brothers. Right? जी सुहानी, सवाल कीजिए। 10 वाला समझ में नहीं आया बेटा? 10 वाले में सब्जेक्ट माई आइडिया है ना, माई आइडिया। आइडिया सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब सिंगुलर आया। कॉन्फ्लिक्ट्स एस लग गया ना वर्ब में। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है मुजफ्फर तसादुम होना, मुतजाद होना। केक्स प्लूरल है बेटा, केक सिंगुलर नहीं है, केक्स प्लूरल है। मदिहा 11 के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है द सॉन्ग। द सॉन्ग सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आया, वॉस। और आखिर में लास्ट नाइट है ना, इसमें लास्ट नाइट से पता चला पास्ट की बात हो रही है, तो जाहिर है पास्ट का ही वर्ब आना चाहिए, इज नहीं आ सकता, और सॉन्ग के साथ वर्ब ही नहीं आ सकता, तो लिहाजा वॉज आ गया, राइट। 9 वाले में न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, सिंगुलर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन 3 आ गए ना। अगर आपके पास एक न्यूज़पेपर का नाम आता तो वो सिंगुलर होता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ तो 3 की बात हो रही है, तो यहाँ कंडीशन नंबर 10 अप्लाई नहीं हुई, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो गई, एंड वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। ये देखिए ना कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। नंबर 13, द नंबर ऑफ क्राइम्स ड्यू टू पावर्टी। द नंबर ऑफ, अभी अभी ने पढ़ा आज की क्लास में कि द नंबर ऑफ क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब आगे क्राइम्स को ना देखिएगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर है तो वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। द नंबर ऑफ क्राइम्स, जी क्या होगा? इज। द नंबर ऑफ क्राइम्स ड्यू टू पावर्टी इज, ऑप्शन इज, जी बिल्कुल ठीक है, सबका जवाब ठीक है। मंजिला आगे आगे ना चलो, निदा, पलक, सब आगे आगे दौड़ रहे हैं, गुल मोहम्मद। द नंबर ऑफ क्राइम्स ड्यू टू पॉवर्टी इज, अलीजे। हाँ, ये मसला होता है जब बहुत अच्छा समझ में आ जाए ना, फिर रहा नहीं जाता आदमी से, है ना। चलो 14 देख लो।
अ नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स, अब देखो यहाँ क्या आ गया, अ नंबर ऑफ आ गया। अ नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल है। अ नंबर ऑफ प्लूरल है, तो वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल। हैव, अ नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स बाय अ फेमस पेंटर, हैव। अ नंबर ऑफ, जी बेटा प्लूरल है, इसके साथ हैव आएगा। हैव बीन डिस्प्लेड इन अ न्यूली बिल्ट आर्ट गैलरी। एड इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि पास की बात नहीं हो रही। हैव बिन, अगर आप हैड बिन लगाते हैं तो ये पास परफेक्ट हो जाता, ठीक है। हैड बिन डिस्प्लेड, ये पास परफेक्ट हो जाता। और याद रखें कि हैड बिन यानी पास परफेक्ट जो है वो अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर वो कॉम्बिनेशन बनाता, उसके साथ एक और जुमले का होना जरूरी था। कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें ये बात समझ में आएगी। फिलहाल हैज नहीं आ सकता बेटा क्योंकि नंबर ऑफ प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, हैव आएगा, राइट। 13 वाले में क्राइम नहीं, क्राइम्स को नहीं देख रहे बेटा, 13 वाले में द नंबर ऑफ को देख रहे हैं। द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, क्वांटिटी के मानों में आता है ना, तो लिहाजा इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। 15 देखिए, आइदर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन रिलीजन, आइदर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन रिलीजन, आइदर ऑफ। अब देखो इसमें और आया कहीं पे, नहीं आया, खाली आइदर आया है। मैंने बताया कि अगर आइदर अकेला आएगा तो फिर क्या होगा, अगर आइदर अकेला आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। जी हाँ, इज आइदर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑन रिलीजन। आर्ग्यूमेंट्स को ना देखें, आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल है, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देखेंगे क्योंकि आइदर अकेला आया है। तो आइदर हो या नाइदर, जब ये अकेले आते हैं और ये नॉर के बगैर आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इज बेसलेस। 16, इट टेक्स और टुक जस्ट 6 months। आसान है, इट के साथ जाहिर है कि वर्ब सिंगुलर आएगा, कौन सा आएगा, टेक्स आएगा, इट टेक्स। डिजाइन, टू डिजाइन और डिजाइंड, सेकंड वर्ब आमतौर पे इंफिनिटिव होता है, टू के साथ आएगा, टू डिजाइन। इट टेक्स जस्ट 6 months to design, build and furnish a 60-story air conditioned skyscraper। Why not took, इसलिए कि पास की बात नहीं हो रही, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक जनरल आइडिया बयान हो रहा है कि आमतौर पे एक 60 मंजिला एयर कंडीशन स्काई स्क्रैपर को तामीर करने में 6 महीने लगते हैं। एक रूटीन की बात हो रही है, तो जब आप रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। और टेक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इट है, सब्जेक्ट इट है, इट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, एस लगेगा। सेकंड वर्ब आमतौर पे इन्फिनिटिव होता है बेटा, टेक के बाद जो दूसरा वर्ब आया वो टू डिजाइन हो गया। एक दफा दोबारा बता दूं, सब्जेक्ट है इट 16 में, सब्जेक्ट है इट, इट सिंगुलर है। ही शी इट आप जानते हैं ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ही शी इट ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो टेक्स आएगा एस के साथ। 11 पे कहाँ पहुंच गए बच्चे, झलक, अब तो हम 17 पे आ गए हैं, अब 11 की बात कर रही हैं। चले आखिर में बताता हूँ मैं दोबारा से। बेयर इन्फिनेटिव भी होता है जी बेटा, बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जो बगैर टू के हो, लेकिन यहाँ बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा बल्कि टू इन्फिनेटिव आएगा। 17 देखें, आई हैव नेवर वांटेड टू डू एनीथिंग बट बी, टू बी और बीइंग एट अ काम एंड क्वाइट प्लेस फॉर अ फ्यू डेज इन माय लाइफ। अच्छा भाई, देखो बेटा अगर टुक होता ना लाइबा तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई टाइम फ्रेम गिवन होता। मैंने अभी बताया कि जब आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें हमेशा आपको टाइम फ्रेम जो है ना वो मेंशन करना पड़ता है। कोई ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम उसके अंदर मौजूद हो कि जिससे पता चले कि ये माजी की बात हो रही है, फिर तो हम टुक कह सकते हैं। मसलन सेंटेंस के आखिर में आ जाता लास्ट ईयर, इन 2010, तो फिर हम कहते हैं टुक। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, तो पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम में क्या हो गया। अच्छा, इसका मुझे अंदाजा नहीं है बेटा, ये आप एडमिन वालों से कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर है आपके पास वो क्या है,
सेंटेंस नंबर 17 के अंदर ये एक जरा हट के बात आ गई है, उसको समझ लीजिएगा। ये होगा बीइंग, ठीक है, ये होगा बीइंग। और बीइंग क्यों होगा, नोट कीजिएगा। लेकिन कोई भी प्रेपोजिशन अगर आपके पास आ जाता है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है, तो वो वर्ब जो है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। अगर आपके पास कोई प्रेपोजिशन आ गया और उस प्रेपोजिशन के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ बट आया और ये बट यहाँ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा, लिहाजा बीइंग आएगा। आई हैव नेवर वांटेड टू डू एनीथिंग बट बीइंग एट अ काम एंड क्वाइट प्लेस, बट बीइंग। कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन क्या होता है उमर, जैसे ऑफ, इन, ऑन, एट, अबाउट, बाय, विद, फॉर, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं। वांटेड पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव नेवर वांटेड, हैव नेवर वांटेड, ये पूरा फ्रेज है। 18, स्टीवन स्पीलबर्ग, one of the most successful filmmakers in recent times, was, has been or is, was, has been or is born in Ohio। याद रखें, ये जो वन टाइम इवेंट्स होते हैं, वन टाइम एक्शंस होते हैं, वन टाइम एक्शंस हमेशा पास्ट के अंदर बयान किए जाते हैं। किसी की पैदाइश की आप बात करें, किसी की मौत की बात करें, तो ये वन टाइम इवेंट है, और वन टाइम इवेंट के लिए हमेशा पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। आपसे भी अगर कोई आपका डेट ऑफ बर्थ पूछे तो आप कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन, आई वॉज बॉर्न। आपने कभी नहीं सुना या कहा होगा आई हैव बिन बॉर्न, नहीं सुना ना, तो ये पास्ट टेंस में ही बयान किया जाएगा, वॉज आएगा, वॉज बॉर्न। 19, China is no longer a country where absolutely everything is owned, owning, or is owned, controlled by the state। अब देखो यहां भी क्या आ गया, एवरीथिंग, इनडेफिनेट प्रोनाउन आ गया, एवरीथिंग। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। पैसिव कंस्ट्रक्शन है बेटा, जी हाँ, इज ओन्ड। एक जमाने में चाइना के अंदर सब कुछ स्टेट ही कंट्रोल करता था। वो कह रहे हैं कि चाइना इज नो लॉन्गर अ कंट्री वेयर एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। बेटा इसके साथ अगर वर्ब आएगा तो या फोर्थ फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म, या थर्ड फॉर्म होगी। अगर आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म नजर आती है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। अगर कहीं भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। और इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। लेकिन इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती। इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस फॉर्म नहीं आ सकती, तो इसलिए इज ओन जो है ये गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, तशफा मैंने बताया ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। फातिमा रिपीट कर दूं, चाइना इज नो लॉन्गर अ कंट्री वेयर एवरीथिंग, देखो एवरीथिंग का वर्ड आ गया ना, एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो एक्चुअली इज वर्ब आया है। अब आगे क्योंकि पैसिव वॉइस बन रहा है, तो उस पैसिव की वजह से जो वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म में आ गया, ओन्ड आ गया, राइट। And number 20, none of the jobs done by the new employee has, have, or had made the employer satisfied with his performance। जी कौन सा आएगा, none of the jobs, none आ गया ना बेटा, ठीक है। कंडीशन याद है, नन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है, याद है। तो नन के बाद क्या आया, द जॉब्स। अब जॉब सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, तो लिहाजा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, हैज नहीं हो सकता, हैव होगा। हैड क्यों नहीं हो सकता, हैड मेड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है, उसके साथ एक और वर्ब का आना, सेंटेंस का आना जरूरी हो जाता है, तो लिहाजा हैव मेड इस्तेमाल किया जाएगा।
बेटा हैज इसलिए नहीं आया ना क्योंकि जॉब्स आ गया। नन के बाद जब सिंगुलर वर्ड हो तो सिंगुलर वर्ब होता है, और नन के बाद जब प्लूरल वर्ड हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो जॉब्स की वजह से यहाँ पे हम हैव इस्तेमाल कर रहे हैं टेंसेस के लिए। अच्छा, अब देखिए बास बच्चे इसमें पूछ रहे हैं कि टेंसेस जो है वो हम कब पढ़ेंगे। तो वैसे तो टेंसेस का ऑब्वियसली आमतौर पे हमें नो हाउ होता ही है, तो उसकी डिटेल के अंदर इसलिए हम नहीं जाते हैं कि अक्सर बच्चों को वो आते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको मैं एक क्लास के अंदर अलग से बाकायदा अनाउंस करके एक क्लास में ले लूंगा कि आज हम इसमें सिर्फ टेंसेस पढ़ रहे हैं जो हमारे एसओएस के अंदर नहीं है बेसिकली। तो अगर आप टेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग क्लास में ले लूंगा, और जो बच्चे फिर उसमें टेंसेस पढ़ना चाहें वो उसमें आ सकते हैं। जी बेटा मैं पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ा दूंगा। टेंसेस के अंदर दो चीजें खाली हमें देखनी होती हैं, एक उसका यूज क्या है और एक उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनता कैसे है। तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। नजीरा यू वेलकम बेटा, ऑल ऑफ यू। तो आप में से जितने भी, असल में उसको इसलिए एसओएस में नहीं रखा क्योंकि बाज बच्चे कहते हैं कि सर ये हमें आते हैं, इसको आप छोड़ के आगे चले, डिफिकल्ट चीजें जो ज्यादा नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं क्लासेस के अंदर मैट्रिक तक या इंटर तक, वो पढ़ा दें। तो इसलिए उसको एसओएस में नहीं डाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि कह रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश और फरमाइश सर आंखों पर, मैं उसके लिए एक अलग क्लास इंशाल्लाह बता दूंगा। तो फिर ये होगा कि आप में से जो अटेंड करना चाहे वो अटेंड कर ले। थैंक यू अहमद। अच्छा जी, ये हो गया हमारा वर्कशीट। ये सारी वर्कशीट, एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फोल्डर के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। उमर यू वेलकम। अच्छा यहाँ पे जल्दी से बेटा, टाइम क्योंकि कम है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि वोकैबलरी का जो है ना वो हम पार्ट अपना कर लें। वोकैबलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, उसके बगैर जो है ना वो हमारा गुजारा नहीं होता है। तो उसको जरा देख ले प्लीज। हमने 11 किया था कल बेटा, आज हम 12 कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शो करूंगा। बेटा एक्टिव पैसिव तो हमारे सिलेबस में है ना, एसओएस में है, वो तो हम करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। एसओएस का मतलब है वारिस, जो स्कीम ऑफ स्टडीज है हमारा, स्कीम ऑफ स्टडीज कल की क्लास में शुरू में मैंने दिखाया था, वो भी मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, ताकि आपका काम आसान हो जाए। बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, इंशाल्लाह कर लेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। देखो वोकैबलरी तो रैंडम ही होती है, ठीक है ना। वोकैबलरी के अंदर तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हमने पहले कभी सुने भी नहीं होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वोकैबलरी इसीलिए मुश्किल भी है क्योंकि ये वर्ड्स आमतौर पे हमारे पहले के पढ़े हुए या सुने हुए नहीं होते हैं। तो मैं इसीलिए ये जो लिस्ट करवाता हूँ ना आपको हर क्लास में, इसमें कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम जो मेजर वर्ड लिस्ट के वर्ड्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जाए। वोकैबलरी की लिस्ट नहीं मिली आपको अभी तक? अच्छा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मसला नहीं है बेटा। अब जरा आ जाइए इसके ऊपर, नंबर 1 देखें। पिल्फरिंग बाय कंपनी एम्प्लॉयज कॉस्ट मेनी बिजनेस thousands of dollars each year। पिल्फरिंग, पिल्फर, जी, गुड। पिल्फर का मतलब क्या है? यस, पिल्फरिंग का मतलब होता है स्टीलिंग, स्टीलिंग। लेकिन कौन सा स्टील, क्या चुराना? जैसे छोटी मोटी चोरियां होती है ना, शॉप लिफ्टिंग जिसको आप कहते हैं आमतौर पे, बाज लोगों के अंदर ये होता है, बीमारी होती है। किसी दुकान में गए, वो टॉफी उठा के जेब में डाल दी, कोई साबुन जेब में रख लिया। अगर सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे, वैसे तो अब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोग शॉप लिफ्टिंग करते हैं, नॉट बिकॉज कि उनको जरूरत है, लेकिन ये बाज लोगों के अंदर एक एडिक्शन सा हो जाता है शॉप लिफ्टिंग का, उसको बोलते हैं पिल्फर। तो छोटी मोटी चीजों को चुराना, क्लास में किसी बच्चे का इरेजर पसंद आ गया, वो जेब में डाल लिया, इस तरह की चीजें, इसको बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग को पिल्फरिंग। जी, जी दानिया। The relativity theory is basically made up of two parts, the restricted and the general relativity theory। Bad habit, yes, very bad habit। Basically, basically क्या मतलब है? फंडामेंटली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, अप्रोक्सीमेटली। यस, बेसिकली का मतलब है फंडामेंटली,
बेसिक्स को फंडामेंटल्स कहते हैं ना। आमतौर के ऊपर आप देखें, जो फंडामेंटल का वर्ड है वो हमारे यहाँ काफी बुरा समझा जाता है। अब अगर आप किसी को फंडामेंटलिस्ट कहें तो वो बुरा मान जाता है। हालांकि फंडामेंटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस करता हो। लाइबा वोकैबुलरी होती है ना, नहीं होती मतलब? अच्छा, आपसे नहीं होती ये कहना चाह रही है? क्या करना पड़ेगा लाइबा उसके लिए? हाँ सैफुल्ला, मैं इनसे कह दूंगा इंशाल्लाह। क्यों बुरा समझा जाता है शॉपलिफ्टिंग को? एक बात पूछ रहे हैं, क्यों बुरा समझा जाता है? भाई तो बुरी बात, चोरी करना तो बुरी बात है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Number three, the sales representatives were asked to go over the figures in their reports before the conference. Go over. बस बेटा ये तो करने पड़ेंगे, अब ये सारे हैं या प्यारे हैं, जैसे भी हैं, याद तो करनी पड़ेंगे। We have no choice in them. जी बेटा, go over. Right. अच्छा, सेंटेंस की फॉर्म में अगर हमारे पास आ रहा है ना वोकैबुलरी, तो फिर तो आसान हो जाता है ना। हम सेंटेंस को पढ़ के भी कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। जी बेटे, मैं वोकैबुलरी सेंड कर दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। गो ओवर मतलब रिव्यू करना। यस, सी, ठीक है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मैसिव डोजेस ऑफ पेंसिलिन फॉर पेशेंट्स विद निमोनिया। मैसिव, मैसिव कॉमन वर्ड है, मैसिव। यस, हाँ बेटा, जो 1 से 10 तक टेस्ट हमने कर लिए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। जो इससे पहले क्लास, पेपर से पहले जो क्लास आपकी चल रही थी उसके अंदर हमने उनको सॉल्व किया था, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों के पास नहीं है वो वहां से देख सकते हैं। इमेंस, बिल्कुल ठीक है। मैसिव का मतलब है इमेंस। ह्यूज के मानों में भी आता है। सी तो रैपिड है ना बेटा, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, और मैसिव का मतलब होता है इमेंस या ह्यूज। जैसे मैसिव डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही, मैसिव डिस्ट्रक्शन। 5, tornadoes are violent whirlwinds which vary in their width from a few yards to 1300 feet. Violent टॉर्नेडोज आजकल आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आ रहे हैं, तूफान होते हैं ना, हवा के तूफान, उनको टॉर्नेडोज कहते हैं। अभी हमने सुना कि पाकिस्तान के बाद शहरों में आए हैं खतरनाक किस्म के, लोगों के लाखों रुपए के सोलर पैनल्स उड़ गए बेचारों के। बल्कि एक तस्वीर भी आई कि लोग अपने सोलर पैनल्स के ऊपर लेटे हुए हैं उनको उड़ने से बचाने के लिए। अब पता नहीं ये फैब्रिकेटेड थी, एआई जनरेटेड थी, या रियल थी, लेकिन बहरहाल बहुत अल्लाह हिफाजत फरमाए। खतरनाक किस्म के टॉर्नेडोज हैं। फियर्स का मतलब होता है बेटा फ्रोशियस, मतलब खौफनाक। फियर्स, वायलेंट, यस बिल्कुल ठीक है बेटा। वायलेंट का मतलब यहाँ पे, हाँ देखो, बाज वक़ात वायलेंट, जैसे वायलेंस का वर्ड में इस्तेमाल करते हैं ना तशद्दुद के मानों में, तो एक्चुअली तशद्दुद जो है वो खाली जिस्मानी नहीं होता ना, मेंटल भी हो सकता है। वो ट्रेजेडी कॉज करता है। तो वायलेंट का मतलब है वेरी ट्रेजिक। यस। नहीं फातिमा, हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में नहीं आती बेटा, सेंटेंस कंप्लीशन में भी अगर आती है तो फिर तो सही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको खाली वर्ड और उसके साथ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो फिर आपके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। सस्पेंसफुल है। सस्पेंसफुल मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंस हो, तजस्सुस हो। 6, in spite of medical advances, that disease is usually fatal. आसान है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता था कि फैटल है। मलेरिया को एक जमाने में हम कहते थे फैटल है। मलेरिया की वैक्सीन आने से पहले दुनिया में कई लाख लोग मलेरिया से हलाक हो चुके थे। फैटल, यस। सी, डेडली। डेडली मतलब जानलेवा, डेडली। फैटल, यस।
Number 7, the sculpture Lorenzo Ghiberti blended medieval grace with Renaissance realism. सेंटेंस को जब भी आप पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ें और उसमें देखें अगर कोई ऐसा लफ्ज है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा अंडरलाइन वर्ड के अलावा, तो उसको भी मार्क कर लें और डिक्शनरी से उसका मीनिंग निकाल लें. ब्लेंडेड, यस. ब्लेंडर अक्सर घरों के अंदर इस्तेमाल होता है. कंबाइन या मिक्स. ब्लेंडेड माने कंबाइन या मिक्स. अगर आपको एग्जाम के अंदर दिया गया है सेम, इट इज नॉट नेसेसरी द मीनिंग. बिलाल, ये आमतौर के ऊपर होता नहीं है ऐसा. देखो, अगर तुम्हें कोई भी वर्ड टेस्ट के अंदर दिया जाएगा तो जाहिर है कि उसका जो अपना बेसिक मीनिंग है वो तो वही होगा ना, सेम होगा. अब एक वर्ड का, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रहे हो. मसलन एक वर्ड के बाज वक़ात बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. बाज वर्ड्स ऐसे हैं उनके 20-20, 25-25 मीनिंग्स भी हो सकते हैं. तो अब हम कौन सा मीनिंग फॉलो करें. तो याद रखो कि जो बहुत कॉमन सेंस में वो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, जिस कॉमन सेंस के अंदर जनरली उसी मीनिंग में उसको फॉलो किया जाएगा. यानी उस कोई कोई वर्ड ऐसा है जिसका एक बहुत ही डिफरेंट सा मीनिंग है, लेकिन है आमतौर पे वो उस मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता. मसलन फ्रेश का एक वर्ड है, फ्रेश. अब फ्रेश जिस किसी के सामने भी आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ताजा. जैसे आप कहेंगे फ्रेश जूस, ताजा. लेकिन आपको पता है कि फ्रेश का मतलब जो है वो इंसोलेंट भी होता है, जिसको हम उर्दू में बदतमीज कहते हैं. तो फ्रेश बदतमीज को भी कहा जाता है. लेकिन क्या ये मीनिंग बहुत कॉमन है कि जनरली लोग जानते हैं? नहीं जानते ना. तो लिहाजा कोई ऐसा वर्ड कि जिसका कोई ऐसा मीनिंग है जो बहुत ज्यादा अननोन है या अनकॉमन है, आमतौर पे वो नहीं पूछा जाता. जो जनरल सेंस में वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है वही आपको दिया जाता है. जी. नंबर 8, the movie critic said that Airplane, the parody of disaster movies, was hilarious. Hilarious. सिंपल है बहुत ही. Yes, hilarious. Hilarious means very funny. Very funny. अब देखो, फनी के लिए एक वर्ड तुम्हारे पास आ गया, हिलेरियस, राइट. फनी के लिए एक और वर्ड भी बोला जाता है और वो है स्ट्रेंज. यानी फनी का एक माना स्ट्रेंज भी होता है. अब ये माना क्या कॉमन है. यानी अगर आप किसी के भी सामने फनी का वर्ड बोलेंगे तो फनी से उसके जहन में फौरन कौन सा मीनिंग आएगा, हिलेरियस आएगा, मजाहिया आएगा. लेकिन फनी का एक माना स्ट्रेंज भी होता है. बट इज दैट कॉमन? नो. तो लिहाजा वो इस सेंस में आमतौर पे आपसे नहीं पूछा जाएगा. जैसे हम कहें मिसाल के तौर पे कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिलेरियस लैंग्वेज है. कोई अंग्रेजी बोलता है या आप सुनते हैं तो आपको हंसी आने लगती है, इट्स नॉट अ फनी लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ हिलेरियस. इट्स अ फनी लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ स्ट्रेंज. तो लिहाजा ये अनकॉमन मीनिंग है, आमतौर पे ये नहीं पूछा जाएगा. पैरोडी का मतलब किसी की नकल उतारना है बेटा. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर आएगा ना. हाँ, सस्पेंसफुल का मतलब नहीं आ सकता. नहीं, नहीं आ सकता. नंबर 9, incident twins are frequently inseparable. They even seem to think alike. इंसिडेंट ट्विंस, ट्विंस तो आप जानते हैं ऑब्वियसली. इंसिडेंट ट्विंस क्या होते हैं? देखिए, इंसिडेंट ट्विंस ऐसे जुड़वा बच्चों को कहा जाता है जिनमें से एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है. यानी बाज जुड़वा ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉडी सिस्टम के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. तो उनको बाज वक़्त वो जुड़े हुए होते हैं तो उनको ऑपरेशन करके अलग कर दिया जाता है. इंसिडेंट ट्विंस के अंदर ये होता है कि वन चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर. तो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. अगर उनको ऑपरेशन के जरिए सेपरेट किया जाए तो एक की जो डिपेंडेंट है उसकी मौत वाकई हो जाती है आमतौर पे. तो उनको बोलते हैं इंसिडेंट ट्विंस. हाँ, नॉट एबल टू बी सेपरेटेड. इनसेपरेबल मतलब नॉट एबल टू बी सेपरेटेड. अब यहां पे सेपरेटेड का वर्ड नहीं आया, लेकिन उससे मिलता जुलता एक लफ्ज मौजूद है. जी हाँ, नॉट एबल टू बी पार्टेड. पार्ट का मतलब भी क्या है, अलग कर देना है. पार्ट वेज, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे रास्ते अलग हो गए, पार्ट वेज. तो सेपरेटेड या पार्टेड
एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। बेटा सेंटेंस कंप्लीशन में भी आती है एनएडी के अंदर, और इस तरह जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से भी आती है। अभी मैराथन में आप देख लेंगे इंशाल्लाह। Number 10. His extreme nervousness impeded his ability to speak in front of large groups of people. Impeded. Impeded. अपार्ट जो है वो preposition है, वो भी होता है, लेकिन अपार्ट preposition है। ये पार्ट जो है ये वर्ब है। Impeded. Yes. Hindered. Impeded का मतलब है hindered, रुकावट बनना। Halt, second जो है ना halted, इसका माना होता है stopped. Halt stopped के मानों में इस्तेमाल होता है। Accelerated का मतलब मोमेंटम तेज करना, टेम्पो किसी चीज का फास्ट करना, एक्सेलरेटर होता है ना गाड़ी के अंदर। आदिल ये डेट आपके पास आ जाएगी इसकी, ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और फोस्टर का मतलब होता है परवरिश करना, रेयर जिसको हम कहते हैं रेयर, पालना। हिंडर्ड का माना क्या है बेटा? हिंडर्ड का माना है हिंडर्ड का माना होता है यानी रुकावट बनना। जब आप किसी चीज के अंदर हिंडर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप रुकावट बन रहे हैं, हिंडर्ड। यस, इम्पीड जो है वो हिंडर्ड के मानों में इस्तेमाल हुआ है। राइट। अब आप देखें इन वर्ड्स के अंदर हमारे पास बाज वर्ड्स ऐसे आए हैं कि जो हम पहले से जानते थे। बाज वर्ड्स वो हैं कि जिनका हमें पहले से पता नहीं था और वो हमारे लिए नए हैं। सो व्हेन वी डू सच काइंड ऑफ टेस्ट, we need to overcome the words that are new to us, right? The words that are new to us, we have not discussed them or we have not gone through them before. We need to focus on those words first. And the words that we already know, जो वर्ड्स हम पहले से जानते हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो उसमें तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो लिहाजा ऐसे वर्ड्स को आप खास तौर पे अलग कर लें और कोशिश करें कि उनको अलग से आप मेमोराइज कर लें। मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूं। बिल्कुल, फोस्टर का माना परवरिश करना है बेटा, पालना या परवरिश करना उसके मानों में इस्तेमाल होता है। सो व्हेन वी यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, अब ना फोस्टर इज अ न्यू वर्ड, मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल। इट मींस रेयर, REAR, रेयर, राइट? तो ये इस मानों में इस्तेमाल हो रहा है। PDF जी बिल्कुल, आज आपको ग्रुप के अंदर असदुल्ला ये सारी चीजें मिल जाएगी बेटा। ठीक हो गया बेटे? तो ये हमारा क्लास का आज का कंटेंट था। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई है और आप सबके मैसेजेस जो है वो मैंने कोशिश की है कि जितनों को मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं मैं रिस्पॉन्ड करूं। मेरा ख्याल ये है कि 1.5-2 लाख मैसेजेस तो आए होंगे, तो उसमें से चंद 100 को मैंने रिस्पॉन्ड किया है। एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल दोस मैसेजेस आई कुडंट रीड एंड आंसर। काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। इसके लिए अलग से कोई तरीक़ेकार जो है वो हम मुअय्यन कर लेंगे ताकि हमारे जो क्यूरीज हैं वो उसके अंदर कवर हो जाए। देखिए आपके पास जो भी सवाल आ रहे हैं ना, जो आपने आज पूछे या कल पूछे या आगे आप पूछेंगे, अगर आपको उनका जवाब नहीं मिलता मेरी तरफ से, तो काइंडली आप क्या करें, आप उन क्यूरीज को अपने पास आप नोट कर लें। मैं कुछ ऐसी तरतीब बनाने की कोशिश करूंगा कि आपकी उन क्यूरीज के लिए एक क्लास अलग से हो जाए ताकि आप सबके जो सवालात हैं उनका जवाब आपको मिल सके। तो बेटा ये डाउट क्लास जो होगी इंशाल्लाह, या इसका जो जो भी पैटर्न होगा वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी? 1200 वर्ड्स की लिस्ट है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।